हेलो दोस्तों, यूको वाला चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए देख लेते हैं दोस्त आज गुप्तकालीन आर्थिक जीवन। तो गुप्तों की आर्थिक जीवन क्या थी, उनके आय के प्रमुख स्रोत क्या थे दोस्त, और उन्हें आय कहाँ कहाँ से और किन स्रोतों से प्राप्त होती थी, और आर्थिक व्यवस्था किस तरह की थी दोस्त। तो इसका वर्णन कहाँ कहाँ मिलता है और किस इतिहासकार ने इसका उल्लेख किया है। तो आइए समझ लेते हैं दोस्त गुप्तकालीन आर्थिक जीवन के बारे में, जो कि महत्वपूर्ण है दोस्त। यहाँ से एक दो सवाल हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। गुप्त शासन व्यवस्था और गुप्त वंश ही अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जहाँ से कम 3 से 4 सवाल हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्त, तो आइए देख लेते हैं गुप्तकालीन आर्थिक जीवन। तो गुप्त राजाओं का शासनकाल आर्थिक दृष्टि से समृद्धि एवं संपन्नता का काल माना जाता है। इस काल में कृषि लोगों का मुख्य व्यवसाय था दोस्तों। उस समय कृषि जो था वो मुख्य व्यवसाय था। बृहद संहिता के अनुसार 3 फसलों की जानकारी थी दोस्त। कृषि अधिकांशतः वर्षा पर निर्भर करती थी। तो उस समय जो कृषि हुआ करता था दोस्त, वो वर्षा के ऊपर निर्भर करता था। अगर बारिश होती थी तो फसल अच्छी होती थी, अगर बारिश नहीं हुई तो फसल अच्छी नहीं होती थी दोस्त। इसी के अनुसार चावल और जौ प्रमुख फसलें थी। कालिदास ने ईख तथा धान की खेती का भी उल्लेख किया है। तो चावल और जौ, धान और ईख का उल्लेख उस समय हुआ है। गुप्तकालीन आर्थिक जीवन की कुछ झलक हमें वाह्यान से मिलती है। आगे देख लेते हैं दोस्त। मनु और गौतम स्मृतियों के राजा को भूमि का अधिपति बताया गया। आर्थिक उपयोगिता की दृष्टि से भूमि में कई प्रकार बताए गए हैं। क्षेत्र, खेती के लिए उपयुक्त भूमि दोस्त। वास्तु, वास करने योग्य भूमि। खिल, जो कृषि जो भूमि जोत नहीं जाती थी, जो भूमि जोती नहीं जाती थी। अपराहत, बिना जोती गई जंगली भूमि। चारागाह, पशुओं के चारा योग्य भूमि। अमरकोश में 12 प्रकार की भूमि का उल्लेख मिलता है। 12 मिहिर की बृहद संहिता से वर्षा की संभावना और वर्षा के अभाव के प्रश्न पर काफी विचार विमर्श हुआ। सिंचाई का सर्वोत्तम उदाहरण स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख है। कपड़े का निर्माण करना, स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख है। कपड़े का निर्माण करना इस काल की सर्वप्रमुख उद्योग था। अमरकोश में कताई, बुनाई तथा हथकरघा, धागे इत्यादि का संदर्भ आया है। कुषाण काल में सिले हुए कपड़ों का प्रचलन हो गया था। उत्तर युग में विशेषकर कुषाण सातवाहन काल में व्यापारियों की द्रुत गति से के फलस्वरूप सातवां एवं श्रेणी बल, श्रेष्ठिक एवं विभिन्न व्यावसायिक श्रेणियों के अनगिनत उल्लेख मिलते हैं। गुप्त काल में नालंदा, वैशाली आदि स्थानों से श्रेणियों, सातवाहनों तथा कुलीनों आदि की मोहरें शिल्पियों के संगठनात्मक गतिविधियों को प्रदर्शित करती है। अपने अपने व्यवसाय के हितों के अतिरिक्त श्रेणियों को अन्य सामाजिक कार्य भी करने पड़ते थे, जैसे सभागृहों का निर्माण, यात्रियों के लिए पीने योग्य पानी की सुविधाओं से युक्त आश्रय गृह, जलाशयों, उद्यानों, मंदिरों आदि का निर्माण। ये श्रेणियाँ बैंकों का भी कार्य करती हैं। मंदसौर अभिलेख से पता चलता है कि रेशमी बुनकरों की श्रेणी ने एक मध्य पुलिस मंदिर, एक भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्त। मंदसौर अभिलेख से पता चलता है कि रेशम बुनकरों की श्रेणी ने एक भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। नारद एवं बृहस्पति ने स्पष्ट रूप से इस श्रेणी की प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन किया है।
निम्न नगर के श्रेणी अपने सिक्के जारी करते थे, जैसे तक्षशिला, कौशाम्बी, विदिशा आदि। उत्तर पश्चिम भारत में तक्षशिला नगर का शासन व्यापारियों के एक निगम द्वारा संचालित किया जाता था। मद्रास संबंधी साक्ष्य के आधार पर व्यापारियों के कुछ प्रमुख समूह हैं दोस्तों। आइए देखिए, इंदौर तौलियों की श्रेणी, विदिशा हाथी दांत के कारीगर, उज्जैनी अनाज व्यापारी, नासिक बुनकर, मंदसौर रेशमी बुनकर, मथुरा आटा पीसने वाली कारीगर, कौशाम्बी गांधीक। एक प्रसिद्ध अभिलेख में मंदसौर के रेशम बुनकरों की एक श्रेणी द्वारा धर्माय के रूप में प्रदत्त दान का उल्लेख है दोस्त। अगला, वाणिज्य निकायों को उनके वास्तविक कार्य या स्वरूप के आधार पर विभाजन। श्रेष्ठी कुलिक निगम श्रेष्ठी हस्तलिपियों और श्रेणियों के केंद्रीय निगम या संघ है। पुग विभिन्न जातियों के व्यापारियों का समूह है। श्रेणी एक ही जाति के व्यापारियों का समूह। निगम एक ही नगर के निवासियों का समूह है। व्यापारियों की एक समिति होती थी जिसे निगम कहा जाता था। निगम का प्रधान श्रेष्ठी कहलाता था। व्यापारियों के समूह को सार्थवाद तथा उनके नेताओं को सार्थवाह कहा जाता था। नगर श्रेणी बैंकरों एवं साहूकारों के रूप में कार्य करते थे। आर्थिक स्थिति की जानकारी के लिए मुद्राशास्त्र अत्यंत लाभदायक होते हैं। दुर्भाग्यवश गुप्तकालीन सिक्कों का अधिकांशतः राजनीतिक एवं सांस्कृतिक पक्षों के लिए किया गया है। गुप्त साम्राज्य के विभिन्न भागों से सिक्कों के 16 ढेर मिले हैं, जिसमें से सबसे अधिक महत्वपूर्ण गुयाना भरतपुर क्षेत्र में है का पुंज स्वर्ण पदक पर गुप्त राजा के स्पष्ट चित्र हैं। ये न केवल सेना और प्रशासनिक अधिकारियों का वेतन चुकाने में भी अपितु भूमि गुप्त समाज में विभिन्न भागों में 16 ढेर मिले हैं, जिनमें से अधिक महत्वपूर्ण बयाना भरतपुर का पुंज है। स्वर्ण मुद्राओं पर गुप्त राजाओं के स्पष्ट चित्र हैं। ये न केवल सेना और प्रशासनिक अधिकारियों को वेतन चुकाने में अपितु भूमि की खरीद बिक्री में भी सहायक रहे हैं। अभिलेखों में दीनार कहा जाता था। चांदी के सिक्कों का प्रयोग स्थानीय लेन देन में किया जाता था। जहाँ तक चांदी के सिक्के का प्रश्न है, वे सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय की शकों के विरुद्ध विजय के पश्चात प्रारंभ होते थे दोस्त। रामगुप्त को छोड़कर चंद्रगुप्त द्वितीय से पूर्व के तांबे के सिक्के नहीं के बराबर है। कुषाणों के विपरीत गुप्तों के तांबे के सिक्के बहुत ही कम मिलते हैं। जन सामान्य में मुद्रा का प्रयोग जितना कुषाणों के समय में होता है, उतना ही गुप्त काल में नहीं रहा। सोने, चांदी, तांबे आदि विभिन्न धातुओं के सिक्कों की जो बहुलता प्राक-ऐतिहासिक काल में दृष्टिगोचर होती थी, वह गुप्त युग में नहीं। फाहियान के अनुसार साधारण जनता रोज के विनिमय में वस्तुओं की अदला बदली तथा कौड़ियों से काम चलाती है। आगे देख लेते हैं दोस्त। व्यापार गुप्त काल में भारत तथा पाश्चात्य विश्व के बीच व्यापारिक संबंधों में गिरावट आ गई थी। इसका प्रमाण हमें कुमारगुप्त प्रथम कालीन मंदसौर अभिलेख से मिलता है। तो ये रहा दोस्त आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद हमारा प्रयास आपको ठीक लगा होगा। हमारा प्रयास आपको ठीक लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगला देख लेते हैं दोस्त। अगला देखते हैं भैया, 5वां भी देख लेते हैं। तो रोमन साम्राज्य के पतन
दक्षिण भारत के तीनों प्रसिद्ध बंदरगाह मुजरिब, अरिकामेंडू, प्रोकोसियस वर्णन से पता चलता है कि फारसवासियों ने रेशम व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया था। रोमन साम्राज्य उनकी चतुरता के कारण भारतीय व्यापार को ठेस लगनी स्वाभाविक थी। गुप्त काल में व्यापारिक संबंध मुख्य रूप से वेलेंटाइन साम्राज्य तथा चीन के साथ था। कांसमांस के वृत्तांत से पता चलता है कि भारत और चीन व्यापार में सिंघल द्वीप एक महत्वपूर्ण बिचौलिए का काम करता था। चीन और भारत व्यापार इस समय संभवतः वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित है, क्योंकि कहीं भी किसी सिक्के पर अवशेष नहीं मिला है। आगे देख लेते हैं दोस्त, आगे वेलेंटाइन साम्राज्य को निर्यात की जाने वाली दो महत्वपूर्ण वस्तुएं रेशम और मसाले थे। रेशम व्यापार अति महत्वपूर्ण तथा इन दोनों देशों के मध्य व्यापार की जानकारी रोमन सिक्कों से होती है। विदेशों को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मसाला है। इस समय पंजाब में ताम्रलिप्ति प्रमुख बंदरगाह था, जहां से चीन, लंका, जावा, सुमात्रा, दक्षिण पूर्वी एशिया आदि देशों के साथ व्यापार होता था। आगे देख लेते हैं दोस्त अगला। पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह भृगु, कच्छ, भड़ौस था, जहां से पश्चिम देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। पूर्व काल की तरह इस काल में भी व्यापारियों के दो वर्ग थे, श्रेणी या साहूकार और दूसरे सार्थवाकारवा या भ्रमणशील व्यापारी थे। गुप्त काल में साहूकारी द्वारा प्राप्त धन कलंकित या काला धन माना जाता था। परिणाम स्वरूप साहूकारी का व्यवसाय सामान्य वैश्यों और शूद्रों तक सीमित था। आगे देख लेते हैं दोस्त आगे। अक्षय नीवी से आशय स्थायी दान से है, अर्थात ऐसी भूमि जिसमें अनवरत भू राजस्व प्राप्त होता हो, दान प्राप्त करता हो। इस प्रकार के दान का प्रारंभिक प्रचलन कुषाणों के समय में हुआ, लेकिन यह पद्धति गुप्त तथा गुप्तोत्तर काल में अत्यंत लोकप्रिय हुई। अक्षय नीवी जमा करने का प्रथम अभिलेखी विवरण चंद्रगुप्त द्वितीय बौद्ध सेनापति आम्रकावर्दक द्वारा उत्तरी कराए गए सांची के पाषाण अभिलेख से मिलता है, जिसमें किसी हस्तिमिनी नामक महिला द्वारा बौद्ध संघ में अक्षय नीवी जमा कराने का उल्लेख है। समुद्री व्यापार के लिए ऋण पर मौर्य काल के असंगत रूप से ऊंची ब्याज दर वसूलने की प्रवृत्ति अब समाप्त हो गई। पश्चिमी जगत से भारत में आयातित सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु थी मदिरा, बहुमूल्य रत्न, औषधियाँ तथा जड़ी बूटियाँ आदि। भारत के एक विशेष क्षेत्र में समुद्री तटवर्ती 5 विपणी नगरों का उल्लेख मालाबार क्षेत्र से प्राप्त होता है। दोस्त आगे देख लेते हैं भैया। आंतरिक व्यापार के अंतर्गत ग्राम लगभग आत्मनिर्भर उत्पादन इकाई के रूप में उभरकर सामने आ रहे हैं। कुषाण काल मरणोत्तर काल की तुलना में गुप्त काल में व्यापार के ह्रास के पर्याप्त चिन्ह मिलते हैं। तो ये रहा आज का महत्वपूर्ण वीडियो। अगर हमारा प्रयास आपको ठीक लगे दोस्त तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।